Hello everyone. Hope you and your family are safe and healthy. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 5. टॉपिक फॉर टुडे वीडियो इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसमें हम अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में डिस्कस आउट करेंगे एंड एक एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे. स्टार्ट करते हैं. हमने कंसेप्ट डिस्कस किया था ड्यूअल एंट्री कंसेप्ट. जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है वो इसी कंसेप्ट पे बेस है. ये कंसेप्ट क्या कहता था कि हर एक ट्रांजैक्शन के ड्यूअल ये टू फोल्ड इफेक्ट्स होते हैं. दैट इज एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ ड्यूअल और टू फोल्ड इफेक्ट्स एंड शुड देयरफॉर बी रिकॉर्डेड एट टू प्लेसेस. मतलब हर एक ट्रांजैक्शन के ड्यूअल इफेक्ट्स होंगे और वो दो जगह पे रिकॉर्ड किया जाएगा. ओके और कौन से इफेक्ट्स? दो इफेक्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट. ओके सो ये कंसेप्ट क्या कहता था? फॉर एवरी डेबिट देयर इज क्रेडिट. हर एक डेबिट के लिए कुछ ना कुछ चीज़ क्रेडिट होगी. एवरी ट्रांजेक्शन शुड हैव अ टू साइडेड इफेक्ट टू द एक्सटेंड ऑफ सेम अमाउंट. मतलब हर एक ट्रांजेक्शन के दो इम्पैक्ट्स होंगे और वो जो दो इम्पैक्ट्स होंगे वो भी सेम अमाउंट से होंगे. फॉर एग्जांपल कोई ट्रांजैक्शन है, उसमें कुछ चीज़ डेबिट हो रही है और एक चीज़ क्रेडिट हो रही है, तो जो उनका अमाउंट होगा वो भी सेम होगा. लाइक अगर एक चीज़ 5000 से डेबिट हो रही है तो वो 5000 से क्रेडिट भी होगी. अगर कोई चीज़ 10,000 से डेबिट हो रही है तो वो 10,000 से क्रेडिट भी होगी. ओके दैट मीन्स जो अमाउंट है वो भी हमारा क्या रहेगा? सेम रहेगा. ओके सो नाउ व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन? अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है विच शोज दैट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ फर्म आर इक्वल. अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है हमारी? जैसे मैथमेटिक्स में हमारे पास इक्वेशंस होती हैं, वैसे ही अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो क्या कहता है? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ फर्म आर इक्वल. कि फर्म्स की जो एसेट होती है और जो लाइबिलिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल. एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज़ बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि अकाउंटिंग इक्वेशन है जो किस पे बेस्ड है? हमारे ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे ऑफ अकाउंट्स, मीनिंग जिसका मीनिंग क्या है? एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ ड्यूअल इफेक्ट्स दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट. That further means in every business transaction, for every debit, there is a credit of equal amount and vice versa. मतलब हर एक डेबिट के लिए कुछ ना चीज़ क्रेडिट होगी और जो अमाउंट रहेगा वो भी हमारा क्या रहेगा? इक्वल रहेगा. ओके दैट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन. मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो क्या कहती है? टोटल ऑफ एसेट्स इज इक्वल्स टू टोटल ऑफ लाइबिलिटीज़. नाउ व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन? अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है हमारी? एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी और वी कैन से कैपिटल. अब हमने एक और कंसेप्ट स्टडी किया था दैट इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जो क्या कहता था? बिजनेस और बिजनेसमैन जो है वो अलग हैं. ठीक है, यानी जो हम अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करेंगे वो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से करेंगे, ना कि बिजनेसमैन से. अब देखो, अगर बिजनेस और बिजनेसमैन अलग हैं तो जो बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाएगा, मतलब जो बिजनेसमैन या ओनर बिजनेस में पैसा लगाएगा वो बिजनेस के लिए क्या हो जाएगी? लाइबिलिटी हो जाएगी. तो इसलिए जो लाइबिलिटी होती है हम उसको दो पार्ट्स में बाइफिकेट करते हैं. दैट वन इज़ आउटसाइड लाइबिलिटी एंड सेकेंड वन इज़ ओनर्स लाइबिलिटी. आउटसाइड लाइबिलिटीज़ मीन्स लाइबिलिटीज़ जो हमें बाहर से रिलेटेड है और ओनर्स लाइबिलिटी मीन्स वो पैसा जो किसने लगाया है? ओनर ने लगाया है, और जिसे हम कैपिटल भी बोलते हैं. ओके अब लाइबिलिटी को बाइफिकेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? हमें लाइबिलिटी को दो पार्ट्स में बाइफिकेट क्यों किया? आउटसाइड लाइबिलिटी, ओनर्स लाइबिलिटी. बिजनेस के लिए तो दोनों ही लाइबिलिटीज़ हैं. बिजनेस को ये भी पे करना है, बिजनेस को किसी ना किसी दिन ओनर की लाइबिलिटी भी पे करनी है. आज नहीं, परसों नहीं, या जब बिज़नेस बंद होगा तो उसको ओनर की लाइबिलिटी भी पे करनी है. उसके लिए तो दोनों लाइबिलिटीज़ हैं. तो हमने इसको बाइफिकेट क्यों किया? हमने इसको बाइफिकेट इसलिए किया
क्योंकि इन दोनों की लाइबिलिटीज़ का जो नेचर है वो डिफरेंट है। लाइक अब जो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ होंगी, यानी जो बाहर वाले पर्सनस ने हमें बिज़नेस को पैसा दिया होगा, वो क्या करेंगे, जब वो किस लिए इन्वेस्ट किया, उन्होंने इंटरेस्ट के लिए इन्वेस्ट किया है, वो टाइम पे पैसा, अब देखो अब ये जो पर्सनस हैं वो टाइम पे इंटरेस्ट मांगेंगे और थोड़े टाइम बाद, मतलब एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद वो अपनी प्रिंसिपल अमाउंट भी मांगेंगे। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि फर्म में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उन्हें उनका पैसा चाहिए, ठीक है। और जो ये पर्सनस हैं वो बिज़नेस को कंट्रोल नहीं करते, वो सिर्फ बिज़नेस में पैसा लगाते हैं और वो इंटरेस्ट लेते हैं और अपना प्रिंसिपल अमाउंट लेते हैं। बट जो ओनर की लाइबिलिटी है, बट जो बिजनेसमैन है, वो तो फर्म में पैसा लगा रहा है, वो फर्म को कंट्रोल भी कर रहा है, ठीक है, और उसको फर्म के प्रॉफिट या लॉस से फ़र्क भी पड़ता है, ठीक है। और वो ये नहीं कहेगा कि फर्म में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, मुझे पैसा मिले, और उसको पैसा तब मिलेगा जब बेसिकली उसका पैसा तब तक लॉक है जब तक बिज़नेस चल रहा है। जब तक बिज़नेस बंद नहीं होता तब तक वो अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता। तो इन दोनों का जो नेचर है वो अलग है, इसीलिए जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसमें हम लाइबिलिटी को दो पार्ट्स में बाइफरकेट करते हैं, एक तो आउटसाइड लाइबिलिटी और एक ओनर की लाइबिलिटी। तो इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी, और वी कैन से एसेट्स इज इक्वल्स टू आउटसाइड लाइबिलिटी प्लस ओनर्स लाइबिलिटी, वो लाइबिलिटी जो ओनर की है। इसको हमने इसीलिए दिखाया अलग से बिकॉज इसका नेचर अलग है और इसका नेचर अलग है। बिजनेस के लिए है दोनों ही लाइबिलिटीज़, बिजनेस को बिजनेसमैन का भी पैसा वापस करना है, बिजनेस को बाहर का पैसा भी वापस करना है, बट उनके दोनों के नेचर को अलग, नेचर जो है वो अलग है, दैट्स वाई हम इन दोनों को अलग से शो करते हैं। ओके, सो दैट इज आवर अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। नाउ व्हाट इज एसेट, एसेट क्या है, एसेट आर प्रॉपर्टी और इकोनॉमिक रिसोर्सेज ओन्ड बाय अ बिजनेस। एसेट क्या है, प्रॉपर्टी है बिजनेस की जो बिजनेस ओन करता है, जो बिजनेस जिसका ओनर है। दे आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड फ्यूचर बेनिफिट टू द बिजनेस, और ये जो चीज़ें होती हैं वो हमें फ्यूचर बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं। ओके, नाउ व्हाट इज़ लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, लाइबिलिटीज़ आर ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस। लाइबिलिटीज़ क्या है, ऑब्लिगेशंस हैं जिनको, मतलब जो हमारे ऊपर भार है, बेसिकली ऑब्लिगेटरी है हमारे ऊपर कि हमें उन्हें पे करना है। दे आर क्लेम्स अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द कंपनी, और वो क्लेम कौन से हैं, अगेंस्ट द एसेट्स। नेक्स्ट इज इक्विटी, इक्विटी क्या है, इक्विटी इज द ओनर्स क्लेम ऑन द एसेट, जो ओनर का क्लेम है वो क्या है हमारा इक्विटी, और जिसको हम कैपिटल भी बोलते हैं। एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं, व्हाट इज एसेट, एसेट्स आर द रिसोर्सेज ओन्ड बाय द फर्म। एसेट क्या है, रिसोर्सेज है जो कौन ऑन करता है, फर्म। दे आर थिंग्स ऑफ वैल्यू यूज्ड इन कैरिंग आउट सच एक्टिविटीज़ एज प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। ये वो चीज़ें हैं जो हमें काम आती हैं प्रोडक्शन करने में, लाइक मशीनरी हमारी जो हमें प्रोडक्शन और एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो टू रिकॉग्नाइज द एसेट्स क्विकली वी कैन से दैट कैश इज़ एन एसेट, कैश एक एसेट है, एंड ऑल द थिंग्स दैट कुड बी कन्वर्टेड इनटू कैश और हैव सम फ्यूचर वैल्यू एंड बेनिफिट इज़ एन एसेट। वो सारी चीज़ें जो कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं या जिनकी एक फ्यूचर वैल्यू है, मतलब जिनको बेचने से हमें कुछ मिल सकता है और जिनका हमें फ्यूचर कोई बेनिफिट है, वो क्या है हमारी एसेट। एग्जाम्पल ऑफ एसेट आर कैश, notes payables, building, equipments, machinery, vehicle, many more. Endless examples are there. Next one is liability. Liability क्या है, liabilities are claim against asset. Liability जो है वो claim है against the assets. They are existing debt or obligation. वो obligation, वो भार जो हमें मतलब basically बाहर पे करना है, that is liability. अब liability भी टू टाइप्स की हो सकती है, आउटसाइड लाइबिलिटी और ओनर्स लाइबिलिटी। आउटसाइड लाइबिलिटी को बेसिकली हम खाली लाइबिलिटी से ही डोनेट करते हैं, और जो ओनर की लाइबिलिटी है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इक्विटी या फिर कैपिटल।
लाइबिलिटी के एग्जांपल अकाउंट पेबल, टैक्स पेबल, वेजेस पेबल, नोट्स पेबल, मतलब जो आपने फ्यूचर में पे करना है बेसिकली। अब अगर हम बात करें अकाउंटिंग इक्वेशन की, तो अकाउंटिंग इक्वेशन मस्ट रिमेन इन बैलेंस आफ्टर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। अब हमने बात की हर एक ट्रांजेक्शन जो है उसके ड्यूअल इफेक्ट्स होंगे और वो जो इफेक्ट्स होंगे वो इक्वल होगा, मतलब हमेशा हर ट्रांजेक्शन में जो हमारी एसेट्स हैं वो लाइबिलिटीज़ के इक्वल होंगी। और जैसे जैसे ट्रांजेक्शन, मतलब जितनी मर्जी फॉर्म में ट्रांजेक्शन हो जाए, बट जो बैलेंस है वो इक्वल रहेगा, वो बैलेंस कभी भी चेंज नहीं होगा, मतलब हर एक ट्रांजेक्शन के बाद जो हमारा बैलेंस रहेगा इक्वेशन का वो सेम ही रहेगा। डबल एंट्री सिस्टम, वही डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट। इन अकाउंटिंग सिस्टम एवरी ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड बाय इक्वल अमाउंट्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, एक एग्जाम्पल डिस्कस आउट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का। स्टार्ट करते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन्स देखेंगे इसमें हम। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है मिस्टर रियाज कमेंस हिज बिजनेस विद कैश 50,000। मिस्टर रियाज ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश कितना, 50,000। अब इस ट्रांजेक्शन से क्या हुआ, अब हमने पढ़ा था हर ट्रांजेक्शन के ड्यूअल इफेक्ट्स होंगे, तो इस ट्रांजेक्शन से क्या हुआ, बिजनेस में कैश आ गया, ठीक है, बिजनेस में हमारे पास कैश आ गया, और दूसरा क्या हुआ, बिजनेस की लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। क्लियर है, तो क्या करेंगे, अब हम बिजनेस में कैश आ गया तो एसेट साइड में हम कैश में ऐड कर देंगे 50,000, और लाइबिलिटी भी इंक्रीज होगी। और लाइबिलिटी कौन सी वाली इंक्रीज हुई, आउटसाइड या ऑनर्स लाइबिलिटी, कौन सी इंक्रीज हुई है, ऑनर्स लाइबिलिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो कैपिटल में हम कितना ऐड कर देंगे, 50,000। क्लियर है, तो बेसिकली क्या हुआ, बिजनेस में कैश इंक्रीज हो गया और साथ ही साथ लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, और वी कैन से ओनर की कैपिटल इंक्रीज हो गई। डन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास परचेज्ड फर्नीचर ऑन कैश। आपने फर्नीचर परचेज किया, तो इसके टू इफेक्ट्स क्या होंगे, फर्नीचर बिजनेस में आ गया और बिजनेस से कैश चला गया कितना, 10,000। तो आप क्या करोगे, दोनों ही एसेट्स हैं हमारी, एसेट साइड में फर्नीचर में ऐड कर दोगे 10,000 और कैश में डिक्रीज कर दोगे कितना, 10,000। और बाकी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ पे कोई इम्पैक्ट पड़ा नहीं, कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट पड़ा नहीं। ओके, अब आप ये देख रहे हो इस ट्रांजेक्शन से क्या हो रहा है, 0 इज इक्वल्स टू 0, मतलब जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है वो क्या है, इक्वल। क्लियर है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन डिस्कस आउट करते हैं, परचेज्ड मर्केंडाइज फॉर कैश 10,000। मर्केंडाइज और वी कैन से स्टॉक, आपने स्टॉक परचेज किया कितना, 10,000 का फॉर कैश। अगर आपने स्टॉक परचेज किया है 10,000 का, तो क्या होगा, फर्म में स्टॉक आ गया और कैश क्या हो गया, कैश क्या हुआ, चला गया। तो क्या करोगे आप, स्टॉक में 10,000 ऐड कर दोगे और कैश में से 10,000 आप लेस कर दोगे। स्टॉक में ऐड कर दिया, स्टॉक या मर्केंटाइज में आपने ऐड कर दिया 10,000 और कैश में आपने लेस कर दिया 10,000। आपने जनरली एक इक्वेशन को सोचना है कि इस इक्वेशन से दो इम्पैक्ट्स क्या होंगे, और वो इम्पैक्ट आपने इक्वेशन में कर देने हैं। लाइबिलिटीज़ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा और कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास परचेज्ड मर्केंडाइज्ड ऑन अकाउंट ऑफ 5,000, यानी हमने स्टॉक परचेज किया ऑन क्रेडिट कितना, 5,000। अब इससे क्या होगा, स्टॉक आ जाएगा, स्टॉक तो आ गया बट क्या कैश गया, नहीं कैश नहीं गया, बट क्या हुआ, एक फ्यूचर ऑब्लिगेशन बन गई, लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। लाइबिलिटी में कौन सी लाइबिलिटी क्रिएट हुई, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जो हमें क्रेडिट पे जो स्टॉक है वो प्रोवाइड करते हैं। तो क्या होगा, मर्केंडाइज या स्टॉक में ऐड हो जाएगा 5,000 और साथ ही साथ हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी फॉर 5,000, क्योंकि हम अब ऑब्लिगेशन आ गई हमारे ऊपर पे करने की फ्यूचर में। ओके, नेक्स्ट वन इज ट्रांजेक्शन नंबर 5, सोल्ड मर्केंडाइज for cash rupees 2,000, cost of this merchandise were 1,500। आपने स्टॉक को सेल आउट किया जिसकी वैल्यू थी 15,000 और आपने उसको सेल आउट किया 2,000 पे, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, स्टॉक आपका कितना चला गया, 1,500, कैश आपके पास कितना आ गया, आपने सेल आउट तो 2,000 का किया है, तो कैश आपके पास कितना आ गया,
2000 और आपको कितने का प्रॉफिट हो गया 500। और जो भी फर्म का प्रॉफिट और लॉस होता है वो किसको बिलोंग करता है, ओनर को। और ओनर की जो लाइबिलिटी है, मतलब ओनर की जो कैपिटल है उसको हमने अलग से शो कर रखा है, तो उसमें क्या होगा, जो प्रॉफिट होगा वो किस में ऐड हो जाएगा, हमारे कैपिटल में, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो किसको बिलोंग करता है, ओनर को। क्लियर है। नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन नंबर 6, सोल्ड मर्केंडाइज ऑन क्रेडिट फॉर 4000 कोस्टिंग 3000। जिसकी कॉस्ट थी 3000, आपने उसको सेल आउट किया 4000 पे। क्लियर है। तो इससे इस ट्रांजेक्शन से क्या होगा, एक तो सबसे पहले आपका स्टॉक डिक्रीज़ हो गया, और स्टॉक किससे डिक्रीज़ हुआ, स्टॉक की कॉस्ट कितनी थी 3000, तो आपका स्टॉक चला गया कितना 3000। अब आपने क्रेडिट पे सेल किया तो आपके पास राइट आ गया रिसीव करने का, और कितने अमाउंट रिसीव करने का 3000 और 4000, ऑब्वियसली 4000। तो आपके पास राइट आ गया रिसीव करने का, यानी डेटर्स इंक्रीज हो गए कितने 4000, तो डेटर्स में कितना आ जाएगा 4000, और 1000 का आपका प्रॉफिट हो गया, और वो प्रॉफिट आप किस में डाल दोगे, कैपिटल में, बिकॉज प्रॉफिट बिलोंग्स टू द ओनर। क्लियर है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास, पेड 1000 टू क्रेडिटर्स फॉर मर्केंडाइज परचेज। आपने क्रेडिटर्स जो थे आपके, आपने उनको पे कर दिया 1000 रुपीज़। अगर आप क्रेडिटर्स को पे कर दोगे तो इसके ड्यूल इफेक्ट्स क्या होंगे, एक तो आपके क्रेडिटर्स कम हो गए, और साथ ही साथ आपने पे किया है तो आपका कैश भी इंक्रीज़ हो गया। तो लाइबिलिटी साइड में आप क्रेडिटर्स को कम कर दोगे 1000, और एसेट साइड में कैश में आप लेस कर दोगे 1000। क्लियर है। आई होप ये आपको क्लियर होगा अब तक। नेक्स्ट वन इज रिसीव्ड कैश फ्रॉम डेटर 1000 हु सेल्स ऑन क्रेडिट वॉज मेड अर्लियर। अब आपने रिसीव किया है डेटर से, अगर आपने रिसीव किया है डेटर से तो जो आपके डेटर्स हैं वो लेस हो जाएंगे, आपका जो राइट है वो अब कम हो गया, और आपके पास कैश क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। तो एसेट साइड में आप कैश को क्या कर दोगे, इंक्रीज़ कर दोगे 1000 से, और डेटर को डिक्रीज़ कर दोगे किससे, 1000 से। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, हर एक ट्रांजेक्शन जो है उसका जो इम्पैक्ट है वो इक्वल रहेगा, मतलब हर एक ट्रांजेक्शन से जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है वो इक्वल रहेगी। क्लियर है। अभी हमने एक एग्जाम्पल जनरली डिस्कस किया था, अब हम एक एग्जाम्पल विद प्रॉपर फॉर्मेट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर अकाउंटिंग इक्वेशन की फॉर्मेट की बात करें तो उसमें हमारे पास रहेगा सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, और वी कैन राइट हियर ट्रांजेक्शन, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। यहाँ पे सीरियल नंबर में आप सीरियल नंबर डाल दोगे, और यहाँ पे पर्टिकुलर्स में या फिर ट्रांजेक्शन में आप ट्रांजेक्शन की डिटेल डालोगे। ओके, तो ये आपको फॉर्मेट जो है वो प्रॉपरली फॉलो करना है। अगर आप ये फॉर्मेट फॉलो नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट होंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ऑफ 5,40,000। बिजनेस स्टार्ट किया आपने 5,40,000 से, तो क्या होगा, बिजनेस में कैश इंक्रीज हो गया, ठीक है, कितना 5,40,000। एंड सेकेंड इफेक्ट क्या हो गया हमारा, बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज हो गया, यानी बिजनेस की ओनर लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो कैपिटल में आप कितना ऐड कर दोगे 5,40,000। तो इस ट्रांजेक्शन में आप क्या करोगे, सीरियल नंबर 1, पर्टिकुलर्स में क्या लिखोगे, स्टार्टेड बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट किया। अब एसेट साइड में कैश इंक्रीज कर दोगे आप 5,40,000, और साथ ही साथ लाइबिलिटी साइड में आप कैपिटल इंक्रीज कर दोगे 5,40,000। ओके, बाकी और किसी चीज़ पे इम्पैक्ट नहीं हुआ। अब देखो 40,000, 5,40,000 इज इक्वल्स टू 5,40,000, डन। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 36,000। अच्छा, न्यू ट्रांजेक्शन करने से पहले आपको एक इक्वेशन बनानी है। लाइक अब जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन होगी, आप एक इक्वेशन, मतलब आप एक न्यू इक्वेशन बनाओगे यहाँ पे, जिसमें आप सारे पर्टिकुलर्स लिखोगे यहाँ तक, ठीक है।
अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कैश डिपॉजिट करवाई बैंक में, सेकंड ट्रांजेक्शन पर्टिकुलर्स में लिख दिया कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अगर आप कैश बैंक में डिपॉजिट करवाओगे तो क्या होगा? कैश आपका कम हो गया और जो हमारा बैंक बैलेंस है वो इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, दोनों ही चीज़ें एसेट से रिलेटेड हैं। तो एसेट साइड में कैश में से आप रिड्यूस कर दोगे 36,000 और बैंक में आप ऐड कर दोगे 36,000। ओके, बाकी किसी चीज़ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, तो इसलिए आप 0 इस चीज़ को मेंशन कर दोगे। क्लियर है? उसके बाद क्या करोगे आप? एक न्यू इक्वेशन डेवलप करोगे। जो हमने इक्वेशन बनाई थी और इससे आप एक न्यू इक्वेशन डेवलप करोगे। ये कहते हैं 5,40,000 माइनस 30,000 कितना हो गया? 5,04,000, 36,000, बाकी सब अभी कोई इम्पैक्ट नहीं है, 54,000। देखो 54,000 इज इक्वल्स टू 54,000। इस ट्रांजेक्शन के बाद भी जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है वो इक्वल रही है। हर एक ट्रांजेक्शन के बाद हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। अब इस ट्रांजेक्शन में भी देखो आप 0 ये कट हो गया, तो 0 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश 90,000 एंड ऑन क्रेडिट 90,000। आपने गुड्स परचेज किए, टोटल वैल्यू है 1,80,000, बट उसमें से आपने कैश पे परचेज किए 90,000 और क्रेडिट पे परचेज किए 90,000। आपके पास गुड्स आ गए कितने के? 1,80,000 के। ठीक है, तो एसेट साइड में आप गुड्स में कितना ऐड कर दोगे? 1,80,000। कैश चला गया कितना? 90,000, बिकॉज 1,80,000 में से सिर्फ आपने 90,000 ही पे किया है। ओके, और बाकी के आपने क्रेडिट पे किया, यानी आपके पास ऑब्लिगेशन आ गई पे करने की, एक आउटसाइड लाइबिलिटी है और वो आप किस में कर दोगे ऐड? क्रेडिटर्स में, क्योंकि क्रेडिटर्स वो पर्सन्स होते हैं जो हमें गुड्स प्रोवाइड करते हैं किस पे? क्रेडिट पे। तो क्रेडिटर्स में कितने ऐड हो जाएंगे? 90,000। और अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो 1,80,000 माइनस 90 ये कितना हो गया? 90,000 इज इक्वल्स टू 90,000। तो ये भी इक्वेशन इक्वल हो गई। क्लियर है? उसके बाद आप क्या करोगे? एक न्यू इक्वेशन डेवलप करोगे इससे, जो आपने पहले इक्वेशन डेवलप की थी उससे 5,04,000 माइनस 90 कितना हो गया? 4,14,000। ये सब मतलब आप न्यू इक्वेशन डेवलप कर दोगे, ये भी क्या होगी? इक्वल हो जाएगी। आप इसको ऐड ऑन करोगे, इसको ऐड ऑन करोगे तो क्या होगा? आपका इक्वल आएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है आपके पास? सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। आपने गुड्स को सोल्ड आउट किया क्रेडिट पे, तो क्या होगा? गुड्स सोल्ड कर दिए, बेच दिए, तो क्या होगा? गुड्स कम हो गए कितने से? 45,000। तो स्टॉक में से तो लेस कर दोगे 45,000। क्रेडिट पे सेल आउट किया है तो कैश तो आएगा नहीं, क्या मिला? कुछ तो मिलेगा ना। क्या मिला? राइट मिला। राइट में क्या? डेटर्स। आपकी एक एसेट इंक्रीज होगी, दैट इज डेटर्स। तो डेटर्स में कितना ऐड हो जाएगा? 45,000। गॉट इट? फिर उसके बाद वही एक न्यू इक्वेशन बनाओगे आप। ये देखो हर एक इक्वेशन, मतलब आप जो भी न्यू इक्वेशन बना रहे हो या कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, हर एक इक्वेशन में जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है, यानी दिस विल बी इक्वल टू दिस। ओके, नेक्स्ट इज रेंट पेड इन एडवांस ऑफ 27,000। रेंट पे किया आपने एडवांस में। ठीक है, अब रेंट पे कर रहे हो, सबसे पहले तो कैश चला जाएगा 27,000 का। ठीक है, अब आपने रेंट पे किया एडवांस में, मतलब अभी पे नहीं करना था, आपने एडवांस में पे कर दिया। तो एक एडवांटेज है कि आपको फ्यूचर में पे नहीं करना पड़ेगा, ये फ्यूचर की एसेट होगी आपकी। ठीक है, तो इसीलिए एसेट साइड में आप एक एसेट में ऐड करोगे इसको, और एसेट का नेम क्या? प्रीपेड रेंट। बिकॉज एक पॉजिटिव चीज़ है कि आपको वो फ्यूचर में पे नहीं करना होगा। 27,000 प्रीपेड रेंट में आपका क्या हो जाएगा? ऐड ऑन। नेक्स्ट हमारा है ट्रांजेक्शन 43,200 रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ 45,000। 45,000 हमने डेटर्स से रिसीव करना था और आपने रिसीव कितना किया? 43,200। तो डेटर्स तो कम हो गए कितने? 45,000 के, बट रिसीव कितना हुआ? 43,200। तो कैश में आ गया 43,200, डेटर्स चले गए 45,000। तो क्या हो गया? आपको लॉस हो गया, और लॉस विल बिलोंग टू ओनर। तो कैपिटल में से कितना रिड्यूस कर दोगे? लॉस कितना हुआ? 1,800। तो ये किस में से लेस हो जाएगा? आपका
कैपिटल में से। क्लियर है? ये ट्रांजेक्शन करने के बाद फिर से आप क्या डेवलप करोगे? न्यू इक्वेशन। उसके बाद क्या है हमारे पास? लास्ट है कमीशन रिसीव्ड 9000। कमीशन रिसीव करी कितनी? 9000। कैश में ऐड हो गया 9000 और इट विल बिलोंग टू ओनर, तो ओन कैपिटल में ऐड हो जाएगा कितना? 9000। एक और ट्रांजेक्शन डिस्कस कर लेते हैं, एक्सपेंसेस पेड। अगर एक्सपेंसेस पेड होते तो वो क्या होता? एक्सपेंस को पे कर दिया, एक तो कैश में से रिड्यूस हो जाएगा और दूसरा कैपिटल में से रिड्यूस हो जाएगा। अब अगर जो आप एक्सपेंसेस पे करते हो उससे आपकी कोई एसेट इंक्रीज़ नहीं हुई, वो उससे क्या हुआ? जो आपकी कैपिटल थी, जो उन्होंने पैसा लगाया वो कम हो गया, इसलिए आप उसको इसमें से लेस कर दोगे कैपिटल में से। यानी हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ले लेते हैं, एक्सपेंसेस पेड। तो एक्सपेंसेस पेड में आप क्या करोगे? कैश में से लेस और कैपिटल में से लेस। ओके, दैट वाज आवर अकाउंटिंग इक्वेशन। आई होप आपको ये क्लियर होगा। आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप अपनी क्वेरीज भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। हैव अ नाइस डे।